मौखिक अभिव्यक्ति। आज का जो टॉपिक है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियां। इसके जो प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 2 वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि। नंबर 3 है इसका सहस्वर वाचन विधि। नंबर 4 है वाद विवाद विधि। वाद विवाद। नंबर 5 है इसका भाषण विधि। नंबर 6 है इसका चित्र वर्णन विधि। चित्र वर्णन विधि। नंबर 7 है इसका कहानी सुनाना। व सुनना। विधि। नंबर 8 है कविता पाठ। ये इसकी 8 विधि हैं और 9वीं है सत्संग। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। प्रश्नोत्तर विधि के में, वार्तालाप के में, सहस्वर वाचन में, वाद विवाद, भाषण, चित्र वर्णन, कहानी सुनाना व सुनना, कविता पाठ और सत्संग। अब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विद्या में मौखिक रचना की कला में निपुण होने पर सभी छात्र लिखित रचना में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य छात्रों की झिझक मिटाकर उनमें सरल, रुचिकर तथा मधुर व्याख्यान देने की योग्यता उत्पन्न करना है। छात्रों की अभिव्यक्ति में शुद्धता, सरलता, स्पष्टता, मधुरता, सुबोधता, स्वाभाविकता, शिष्टता तथा प्रभावता आ जाए, इसके लिए शिक्षक को निम्नलिखित विधि व सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1 प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि प्रश्नोत्तर मौखिक शिक्षा देने की उत्तम विधि है। किसी विषय अथवा पाठ्य वस्तु को पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों से शुद्ध व स्पष्ट भाषा में पूर्ण वाक्यों में उत्तर स्वीकार करने चाहिए। अशुद्ध उत्तरों को छात्रों द्वारा ही शुद्ध कराया जाना चाहिए। नंबर 2 में बताया था वार्तालाप विधि। मौखिक कार्य के लिए बालक के विचारों की द्योतक भाषा को स्पष्ट एवं क्रमबद्ध रखने की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में बालकों का पारस्परिक वार्तालाप एवं शिक्षक द्वारा कक्षा से वार्तालाप होना चाहिए। प्रत्येक छात्र को वार्तालाप के लिए प्रेरित करना चाहिए। वार्तालाप का विषय बालकों के ज्ञान व अनुभव के दायरे में ही होना चाहिए। वार्तालाप द्वारा छात्रों से प्रश्न पूछकर उनसे उत्तर निकलवाने चाहिए। सहस्वर वाचन विधि में पाठ्य पुस्तक पढ़ाते समय सर्वप्रथम शिक्षक को प्रस्तुत अनुच्छेद का वाचन करना चाहिए तथा फिर बालकों से सहस्वर वाचन कराना चाहिए। सहस्वर वाचन प्रभावोत्पादक होना चाहिए ताकि श्रोतागण प्रभावित हो सकें। सहस्वर वाचन में स्पष्ट तथा शुद्ध रीति से उच्चारित करना, स्पष्ट शब्दोच्चारण, प्रत्येक ध्वनि को मधुरता के साथ निकालना, प्रत्येक शब्द का अन्य शब्दों से अलग कर उचित बल्य व विराम चिन्हों के साथ पढ़ना आदि आते हैं। सहस्वर वाचन करने से बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी शंकाएं तथा संकोच दूर हो जाते हैं। नंबर 4 वाद विवाद विधि। वाद विवाद प्रतियोगिता मौखिक भाव प्रकाशन का उत्तम साधन है। वाद विवाद में बालक पूर्व निर्धारित विषय पर विचार विनिमय करते हैं। इसमें बालक कक्षा के समस्त छात्रों के सम्मुख विषय के पक्ष तथा विपक्ष में
अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसमें भाग लेने वाले सभी छात्र बड़े ओज तथा उत्साह से बोलना सीख जाते हैं। भाषण विधि में भाषा का विषय पूर्व निर्धारित कर दिया जाता है। इस विषय पर शिक्षक द्वारा छात्रों को भाषण करने का अवसर प्रदान किया जाता है। भाषण का विषय छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। छोटे छोटे बालक अपना भाषण तैयार करते हैं तथा बड़ी प्रसन्नता से बोलते हैं। आवश्यकतानुसार बालकों का उचित मार्गदर्शन भी करना चाहिए। लैम्बोर्न के अनुसार व्याख्यान में केवल रुचि और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। इन अवस्थाओं में और इस प्रकार के अभ्यास में अपेक्षाकृत व्याकरण और तत्वों के शुद्धता की शिक्षक को केवल अति आवश्यक त्रुटियों पर संकेत बनाने चाहिए और उन्हें औपचारिक पाठ के साथ कुशलता से बताना चाहिए। चित्र वर्णन विधि। बालक चित्र देखने में बड़ी रुचि रखते हैं। वह चित्रों से आकर्षित होता है, उन्हें बनाना चाहता है तथा चित्रों को देखकर कुछ बोलना भी चाहता है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बालकों से वर्णन करवाया जाए तथा चित्रों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएं। चित्रों द्वारा बालकों से मौखिक कहानी सुनी जाए। चित्र कक्षा के स्तर के अनुकूल होने चाहिए। कहानी सुनाना व सुनना विधि नंबर 7 पर है। छोटे बच्चे कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं। प्रारंभ में बच्चों की पलों की कहानी, जानवरों की कहानी तथा किसी घटना की कहानी सुनानी चाहिए। अध्यापक को पहले स्वयं कहानी सुनानी चाहिए, उसके बाद बालकों से कहानी सुननी चाहिए। इसके श्रवण कौशल तथा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा। नंबर 8 कविता पाठ। बालकों की संगीत व कविता में स्वाभाविक अभिरुचि होगी। छोटी कक्षा में बच्चे की अवस्था के अनुकूल छोटे छोटे गीतों का समावेश करना चाहिए। पहले बालकों से सामूहिक गान कराया जाए तथा बाद में व्यक्तिगत गान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्राथमिक स्तर पर बाल गीत कंठस्थ कराए जाएं, जैसे जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। और इस तरह से दूसरी कविता भी हो सकती है। हरे गुलाबी लाल बैंगनी नीले नीले पीले पीले, लाया हूँ जी मैं गुब्बारे प्यारे प्यारे ये चमकीले। तीसरी कविता इस तरह से बना सकते हैं। दादी चरखा काट रही है, मोनू बुनती स्वेटर, सोनू जोनू उधम कर दे मम्मी लिखती लेटर। चौथी कविता बना सकते हैं। डोली की गुड़िया की शादी, गीत खुशी के गाओ, लड्डू बर्फी दही मंगोड़े जमकर खूब उड़ाओ। अब हम सत्संग 9 के बारे में जो हमारा टॉपिक है, यानी नंबर 9 सत्संग, वो बता रहे हैं। सत्संग के द्वारा बालक अच्छी अच्छी बातें सीखता है। सत्संग का बालक की मौखिक अभिव्यक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः बालक जैसे वातावरण में रहेगा उस पर उस वातावरण का तथा भाव अभिव्यक्ति का वैसा ही प्रभाव भी पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विधियाँ व साधन भी हैं जिनके द्वारा बालक की मौखिक अभिव्यक्ति एवं कौशल का विकास किया जा सकता है। इनमें नाटक, पाठक, सहगामी क्रियाएं, कवि सम्मेलन, अंताक्षरी, अनुच्छेद, सार लिखना, शब्द प्रयोग, टेलीफोन पर संभाषण आदि प्रमुख हैं। आज के लिए इतना ही। कल नई वीडियो के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।